हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका सेकंड पार्ट। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी फर्स्ट पार्ट के 3 साल बाद, और फर्स्ट फिल्म की फाइनेंशियल सक्सेस को देखते हुए इसे बनाया गया था। ये मूवी पूरी तरह फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके पहले वो देख लो, नहीं तो इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और ऐसी ही और सीरीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज जानी जाती है अपने डेथ सीन्स और भयानक एक्सीडेंट सीक्वेंसेस के लिए, और इस मूवी का एक्सीडेंट सीन सबसे ज्यादा आइकॉनिक है। हर किसी ने वो सीन जरूर देखा होगा। और पिछली वीडियो में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज की सारी मूवीज में सेम स्टोरी है, तो पहले ये पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि स्टोरी सेम है या नहीं। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है फ्लाइट 180 एक्सप्लोजन के एग्जैक्ट 1 साल बाद। हम देखते हैं कॉलेज स्टूडेंट किम्बरली को, जो कि अपने फ्रेंड शाइना, डैनो और फ्रैंकी के साथ बीच वेकेशन पर जा रही थी। जब वो हाईवे एंट्रेंस पर वेट कर रहे थे तो उनके पास एक बैगर आती है। उस बैगर के बैग में से सारे कैंस गिर जाते हैं। वो उसे अवॉइड करते हैं और अपनी कार हाईवे पर ले लेते हैं। हाईवे पर उन्हें एक स्कूल बस दिखती है, जिसके अंदर बच्चे पाइल अप चिल्ला रहे थे। इसके ऊपर किम्बरली के अलावा कोई भी ध्यान नहीं देता। वो रेडियो ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि 1 साल पहले आज ही के दिन फ्लाइट 180 वाला हादसा हुआ था। वो चैनल चेंज करती है और नेक्स्ट चैनल पर एक सॉन्ग चल रहा था जिसका नाम था हाईवे टू हेल, जो कि सिचुएशन के हिसाब से कुछ ठीक नहीं था। हाईवे पर किम्बरली कई सारे लोगों को नोटिस करती है। एक लड़का अपनी स्पोर्ट्स कार में था, एक वाइट वैन में एक प्रेग्नेंट लेडी थी, एक बाइकर था, एक कार में एक नशेड़ी था, एक कार में एक बिजनेस वुमेन थी, एक कार में माँ बेटे थे और उन सबके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी था। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके आगे वुडन लॉक से लदा हुआ एक ट्रक चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था किम्बरली को छोड़कर। उसे एक बैड फीलिंग आ रही थी और उसे कई सारे साइंस भी मिल रहे थे, और वो सब साइंस बिल्कुल सही थे। अचानक उस लॉगिंग ट्रक की चेन टूट जाती है और सारे लॉक्स रोड पर गिरने लगते हैं। एक लॉक सीधा पुलिस ऑफिसर को क्रश कर देता है, और इसके बाद तो वहाँ क्रैशेस की लाइन लग जाती है। बाइकर को उसी की बाइक क्रश कर देती है। नशेड़ी की कार को सामने से आ रहा ट्रक उड़ा देता है। बिजनेस वुमेन क्रैश में ही मारी जाती है। माँ बेटे की कार भी ब्लास्ट हो जाती है। किम्बरली की कार भी क्रैश हो गई थी, लेकिन वो सब जिंदा थे। वो स्पोर्ट्स कार वाला लड़का सीधा ट्रक के फ्यूल टैंक में क्रैश हो जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं जाती और वो जिंदा ही आग में जल रहा था। तब उसकी सफरिंग सामने से आता हुआ ट्रक खत्म करता है, और वही ट्रक किम्बरली और उसके फ्रेंड्स को भी उड़ा देता है। तभी किम्बरली होश में आ जाती है, और वो अभी भी हाईवे एंट्रेंस पर ही थी। वो बहुत डर चुकी थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या देखा, लेकिन आप जानते हैं कि ये एक प्रेमोनिशन है। वो सोच रही थी कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। तभी वो बैगर उसके पास आ जाती है, जो कि उसके प्रेमोनिशन में भी आई थी, और उसके बैग से सारे कैंस गिर जाते हैं। अब किम्बरली सोच में पड़ चुकी थी। तभी हाईवे से वही स्कूल बस गुजरती है और उसके अंदर बच्चे पाइल अप ही चिल्ला रहे थे। एक और डिटेल आपको बता दूं कि ये बस माउंट एब्राहम हाई स्कूल की है, वही स्कूल जिसके स्टूडेंट पिछली फिल्म में फ्लाइट 180 से पेरिस जा रहे थे, यानी कि एलेक्स और बाकी सर्वाइवर्स। अब यहाँ किम्बरली की हालत खराब हो चुकी थी। वो जल्दी से रेडियो ऑन करती है तो उस पर फ्लाइट 180 की एनिवर्सरी की ही न्यूज चल रही थी, और उसे पता था कि नेक्स्ट चैनल पे हाईवे टू हेल सॉन्ग चलेगा, और बिल्कुल वैसा ही होता है। किम्बरली पैनिक कर जाती है और वो अपनी कार वापस मोड़ने लगती है। उसके रुके रहने की वजह से वहाँ ऑलरेडी जाम लग चुका था, और जाम में वही लोग फंसे हुए थे जिन्हें आपने अभी मरते हुए देखा था, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर। पुलिस वाले का नाम है ऑफिसर बर्क, और वो उनके पास आकर उनसे रास्ता ब्लॉक करने की वजह पूछता है। किम्बरली उसे कहती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, जो कि उसने पहले ही देख लिया। बर्क उसे कार से बाहर निकालता है और तभी वहाँ से वही लॉगिंग ट्रक गुजरता है। किम्बरली कहती है कि ये वही ट्रक है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होगा, और उसके कहने की ही देर थी कि तभी वो एक्सीडेंट हो जाता है। किम्बरली बिल्कुल सुन हो चुकी थी। उसे वहाँ 180 का साइन दिखता है, जो कि फ्लाइट 180 का रेफरेंस है, और वो उसे किसी कारण से ही दिखा है। उसके पीछे से एक ट्रक आ रहा था जिससे उसे ऑफिसर बर्क बचा लेता है, लेकिन उसके तीनों फ्रेंड्स मारे जाते हैं। अब आप सोचोगे कि डेथ का तो एक पैटर्न होता है, और एक्सीडेंट में तो ये सबसे लास्ट में मरे थे, तो फिर अचानक ये कैसे मर गए? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, लेकिन एक जवाब हमें मिल गया कि इन मूवीज की स्टोरी बिल्कुल भी सेम नहीं है। अब किम्बरली खुद तो एक्सीडेंट से बची चुकी थी, लेकिन उसने अपने साथ और भी कई लोगों की जान बचा ली थी। वो थे नोरा कारपेंटर और उसका बेटा टिम, एवन लुइस जिसकी अभी $2.5 मिलियन की लॉटरी लगी थी, बिजनेस वूमेन कैट जेनिंग्स, नशेड़ी रोरी पीटर्स, प्रेग्नेंट लेडी इजाबेल हुडसन, बाइकर यूजीन डिक्स और पुलिस ऑफिसर थॉमस बर्क भी।
किम्बर्ली से इंटेरोगेशन होती है और यही पता चलता है कि उसके साथ वैसा ही हुआ था जैसा 1 साल पहले फ्लाइट 180 में एलेक्स के साथ हुआ था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स भी मर चुका है, लेकिन क्लेयर अभी भी जिंदा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से एक सैनिटोरियम में लॉक्ड है। डेथ को चीट करने के लिए उसने ये तरीका निकाला है। उनमें से किसी को भी इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि वो बहुत लकी हैं, लेकिन कब तक। एवन बहुत सारी शॉपिंग करके अपने अपार्टमेंट में जाता है। उससे ज़्यादा लकी तो कोई हो ही नहीं सकता। वो $2.5 मिलियन को अच्छे से उड़ा रहा था। वो पैन में पड़े नूडल्स को बाहर फेंक कर अपने खाने के लिए कुछ बनाने लगता है। वो फ्रिज में से कुछ चाइनीज़ फूड निकालता है और तभी उसके फ्रिज पर लगी एक मैग्नेट उसमें गिर जाती है। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और ऐसे ही उसे माइक्रोवेव में रख देता है। पैन पर भी वो कुछ फ्राई कर रहा था। फूड को छोड़कर पहले वो अपनी गोल्ड वॉच पहनता है और अपनी गोल्ड की रिंग को पहनने लगता है। तभी माइक्रोवेव में स्पार्किंग हो जाती है और उसके हाथ से अंगूठी सीधा सिंक में गिर जाती है। वो जल्दी से सिंक में हाथ डाल देता है। अब उसकी वॉच की वजह से उसका हाथ बाहर नहीं निकलता। ऊपर से माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट हो चुका था और पैन में भी आग लग चुकी थी। वो समझदारी दिखाते हुए एक कपड़े से आग बुझाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो आग को पूरे घर में फैला देता है। आपको याद तो होगा ही कि एक्सीडेंट में उसका क्या हाल हुआ था। आग बढ़ती जा रही थी और वो भी वहीं पर फंसा हुआ था। किसी तरह वो अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। अब वो फिर से समझदारी दिखाते हुए एक चेयर से विंडो तोड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो नीचे उतरने लगता है उसके कमरे में ब्लास्ट हो जाता है। वो सिर्फ कुछ सेकंड से बच गया। वो सीढ़ी से नीचे उतरता है लेकिन वो जाम थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो खुल जाती है और वो नीचे उतर जाता है। लगता है एवन कुछ ज़्यादा ही लकी है। वो खुश होते हुए वहाँ से जा रहा था, तभी उसका पैर उसी के फेंके हुए नूडल्स पर पड़ता है और वो फिसल कर नीचे गिर जाता है और तभी उसी की ढीली की हुई लैडर उसी की आंख में घुस जाती है और वो मर जाता है। ये तो बिल्लियों को भी टक्कर दे रहा था। तो यहाँ मैं आपका ध्यान कुछ डिटेल्स पर लाना चाहूँगा। जब एवन शॉपिंग करके अपने अपार्टमेंट में आ रहा था तब उसका पैर एक डॉल पर पड़ा था जिसकी एक आंख नहीं थी। इससे हमें पहले इशारा दे दिया गया था कि वो कैसे मरेगा। साथ ही उसके फ्रिज पर HEYE की मैग्नेट्स लगी थी और उनमें से H की मैग्नेट उसके फूड में गिर जाती है तो फ्रिज पर बच जाता है I। ये भी हमें एक इशारा मिल जाता है कि उसकी एक आंख नहीं बचेगी। और साथ ही H का मैग्नेट जो कि फूड में गिरा था वो एक लैडर का सिंबल बनाता है तो ये भी एक इशारा था। और जो गोल्ड रिंग थी वो एक उल्टे घोड़े की नाल का सिंबल बना रही थी जिसे कि बैड लक माना जाता है। तो ये थी एवन की डेथ की सारी डिटेल्स जो कि आई एम श्योर कि आपको मूवी देखने पर पता नहीं चलेगी। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। उधर बर्क फ्लाइट 180 के सर्वाइवर्स पर रिसर्च कर रहा था और उसे पता चलता है कि वो सब बहुत अजीब एक्सीडेंट्स में मरे थे। खैर उसे जो पता चलता है वो तो ठीक है, लेकिन हमें पता चलता है कि एलेक्स सर पे ईंट गिरने से मरा था और उसके साथ क्लियर भी थी जब ये एक्सीडेंट हुआ। यहाँ मुझे लगता है कि वो पक्का क्लियर को बचाते हुए ही मरा होगा क्योंकि पिछले पार्ट के एंडिंग के हिसाब से अगली बारी क्लियर की थी। उधर बाकी सर्वाइवर्स टीवी पर उस एक्सीडेंट की न्यूज़ देख रहे थे। अभी भी वो खुद को बहुत लकी समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही एवन की न्यूज़ टीवी पर आती है उन सब के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन किम्बर्ली सैनिटोरियम में जाती है क्लेयर से मिलने क्योंकि उसे कई सारे सवालों के जवाब चाहिए थे और वो सोच रही थी कि क्लेयर उसकी हेल्प करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लेयर सिर्फ उसे ये बताती है कि उसे साइंस पर ध्यान देना होगा, सिर्फ साइंस ही उन्हें बचा सकते हैं। और वो उसे डेथ के पैटर्न के बारे में भी बताती है जो कि उसके केस में ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा था क्योंकि उसके प्रेमोनिशन में सबसे पहले ऑफिसर बर्क मरा था। अब यहाँ सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ में पता चलता है कि उसके केस में डेथ उल्टा चल रही है। एक्सीडेंट में सबसे लास्ट में वो और उसके फ्रेंड्स मरे थे। एक्चुअली ट्रक क्रैश में वो भी मरने वाली थी, लेकिन उसे बर्क ने बचा लिया। और जब कोई डेथ के प्लान में दखल देकर किसी को बचा लेता है तो वो उसे स्किप करके नेक्स्ट पर्सन को ले जाती है। और एक्सीडेंट में सेकंड लास्ट मरा था एवन, जो कि अब मर चुका है। इससे दो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। पहली, अब किम्बर्ली को डेथ ने स्किप कर दिया इसलिए वो लास्ट में मरेगी। दूसरी, इनके केस में डेथ उल्टा चल रही है। अब आप कहोगे कि डेथ को क्या और कोई काम नहीं है, कभी उल्टा चल रही है कभी सीधा, तो इसका जवाब भी आपको आगे मिलेगा। किम्बर्ली क्लेयर से मदद मांगती है, लेकिन अगर उसे किसी की मदद करनी होती तो वो सैनिटोरियम में क्यों रहती। वो उसे साफ मना कर देती है। तब किम्बर्ली को गुस्से में वहाँ से जाना ही पड़ता है। वो घर पहुँचती है तो ऑफिसर बर्क उसे बाहर ही मिलता है क्योंकि उसे किम्बर्ली की बातों पर यकीन होने लगा था। अचानक किम्बर्ली को विंडो में पिजन्स दिखाई देते हैं और जैसा कि क्लेयर ने कहा था वो इस साइन को पकड़ लेती है। उसे पता था कि अगला नंबर नोरा और टिम का है और अब उसे यह भी पता चल चुका था कि उनकी डेथ की वजह पिजन्स होंगे। वो उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। उधर क्लेयर सोच रही थी कि ऐसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर है और फाइनली वो सैनिटोरियम से बाहर निकलने का डिसीजन लेती है। नोरा टिम को लेकर डेंटिस्ट के पास आई थी और यहाँ जॉन डेनवर का वही म्यूजिक चल रहा है जो कि फर्स्ट फिल्म की मोस्ट ऑफ द डेथ्स में चल रहा था। हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी जिस वजह से पिजन्स विंडो से आकर टकरा रहे थे और उनकी वजह से डेंटिस्ट फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो टिम को इंजेक्शन लगाने के बजाय लाफिंग गैस ब्रीथ कराता है।
वो अपना काम शुरू करता है। तभी एक पिजन वेटिंग रूम की विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और डेंटिस्ट टीम को छोड़कर बाहर चेक करने जाता है। उसके जाते ही ऑक्सीजन बंद हो जाती है और टिम सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड ही ब्रीथ कर रहा था और ऊपर से उसके मुंह में एक फिश टॉय गिर जाता है पूरी तरह से ऑक्सीजन बंद करने के लिए। मामला क्रिटिकल होता जा रहा था। तभी डेंटिस्ट की असिस्टेंट वहां पहुंच जाती है और वो टिम को बचा लेती है। वो दोनों बिल्कुल ठीक ठाक डेंटिस्ट के पास से जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि सामने से किम्बरली और बर्क पिजन्स चिल्लाते हुए आ रहे हैं। पिजन सुनते ही टिम पिजन्स के पास जाता है और तभी एक गिलास उसके ऊपर गिर जाता है। अब नोरा कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए बर्क रात को सभी सर्वाइवर्स को अपने घर बुलाता है एक मीटिंग के लिए, ताकि वो सबको वार्न कर सके। बर्क किम्बरली को उसके घर ड्रॉप करता है और वहाँ उन्हें मिलती है क्लेयर, जो कि उन्हें ऐसे आदमी के पास लेकर जाती है जो उन्हें गाइड कर सकता था, और वो था विलियम। विलियम उन्हें बताता है कि सिर्फ न्यू लाइफ ही डेथ को हरा सकती है, क्योंकि हर लाइफ के लिए एक डेथ होती है और हर डेथ के लिए एक लाइफ। सब कुछ बैलेंस्ड है। उसकी बातें सुनने के बाद वो अपने दिमाग दौड़ा रहे थे। तभी किम्बरली को एक विजन आता है जिसमें एक औरत एक व्हाइट वैन चला रही थी और उसकी वैन लेक में डूब जाती है। यहाँ उन्हें याद आता है कि एक्सीडेंट में इजाबेला भी बची थी, जो कि प्रेग्नेंट थी और व्हाइट वैन चला रही थी, लेकिन वो इंटेरोगेशन के लिए नहीं आई थी। अब उन्हें न्यू लाइफ वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उन्हें किसी भी हालत में इजाबेला के बच्चे को बचाना था। बर्क एक पुलिस वाला था, इसलिए इजाबेला को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। वो पूरे शहर की पुलिस को उसकी वैन के लिए अलर्ट कर देता है। ज्यादा आसानी हो इसलिए वो उसे चोरी की लिस्ट में डाल देता है। रात को सभी लोग बर्क के अपार्टमेंट में आते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी बिल्डिंग के लिफ्ट के दरवाजे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। प्लस जो म्यूजिक उस लिफ्ट में चल रहा था वो जॉन डेनवर का वही सॉन्ग है जो कि अब ऑफिशियली एक डेथ सॉन्ग है। वो सब इकट्ठा होते हैं और क्लियर उन सबको बताते हैं कि नोरा नेक्स्ट है और अगर उन्हें बचना है तो उन्हें साइंस पर ध्यान देना होगा। यूजीन उनकी किसी भी बात से सहमत नहीं था और नोरा का बेटा मर चुका था, इसलिए उसे भी कुछ खास परवाह नहीं थी। वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही रॉरी को साइन दिखाई देता है जिसे वो पकड़ लेता है। उसे शैडो में एक आदमी दिख रहा था जिसके हाथों में हुक्स थे और वो आदमी उन दोनों के साथ लिफ्ट में था। क्लेयर जल्दी से नोरा को कॉल करती है। अचानक नोरा के हाथ से फोन गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है। तभी एक हुक उसकी स्वेट शर्ट में अटक जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि एक हुक वाला आदमी उसे मारने वाला है, वो पैनिक कर जाती है। वो लिफ्ट से बाहर भागने लगती है, लेकिन उस लिफ्ट के दरवाजे खराब थे। वो अचानक बंद हो जाते हैं और नोरा का सर उनमें फंस जाता है। किम और क्लेयर उसकी मदद के लिए वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते और नोरा का सर धड़ से अलग हो जाता है। बर्क को रिपोर्ट मिलती है कि पुलिस ने इसाबेला को पकड़ लिया है। वो सब वहां जाने लगते हैं। तभी यूजीन का दिमाग खिसक जाता है, बिल्कुल कार्टर की तरह, और वो खुद को गोली मार लेता है, लेकिन गोली नहीं चलती, जबकि वो पूरी गन लोडेड थी। आपको पता ही है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी मरने की बारी उसकी नहीं थी। वो सब पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं इसाबेला से मिलने। उधर इसाबेला को लेबर पेन होने लगता है और ऑफिसर उसे उसी की वैन में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर वो सब बात कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि वो सब डेथ से पहले भी बच चुके हैं। पिछले साल यूजिन के स्कूल का एक स्टूडेंट एक दिन स्कूल में नाइफ लाया था और उसने एक टीचर को मार दिया था। वो टीचर यूजीन होने वाला था, लेकिन 2 दिन पहले उसका ट्रांसफर हो गया था और जो टीचर उसकी जगह लेने वाली थी वो थी मिस ल्यूटन। ऐसे ही पिछले साल बर्क अपने पार्टनर के साथ एक क्राइम सीन पर जा रहा था, लेकिन तभी उसे एक ट्रेन एक्सीडेंट की जगह पर जाना पड़ा और उस रात उसका पार्टनर मारा गया। ट्रेन से जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो था बिली। पिछले मई में किम को एक होटल में रुकना था और उस होटल में रात को गैस लीकेज की वजह से सभी लोग मारे गए, लेकिन किम बच गई क्योंकि वो होटल तक पहुंच ही नहीं पाई। रास्ते में उसकी बस ने एक लड़की को उड़ा दिया था और वो लड़की थी टेरी। पेरिस में लास्ट ईयर एक थिएटर ढह गया था जिसमें कई लोग मरे थे। रोरी को भी उस थिएटर में जाना था, लेकिन वो नहीं जा पाया क्योंकि रास्ते में एक लड़के को एक साइन बोर्ड ने उड़ा दिया था और वो लड़का था कार्टर। एक दिन किम्बरली अपनी मॉम के साथ मॉल जा रही थी, लेकिन वो एक न्यूज़ देखने के लिए रुक गई जिसमें एक लड़के ने बाथरूम में फांसी लगा ली थी। इतने में बाहर कुछ लुटेरे उसकी मॉम को मारकर चले गए थे। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी टॉड की, यानी कि फ्लाइट 180 के सर्वाइवर्स की डेथ की वजह से इन सब की डेथ भी टल गई थी और अब डेथ अपने बिगड़े हुए डिजाइन को फिर से सुधार रही है, इसीलिए वो उल्टा चल रही है ताकि सब कुछ फिर से सेट हो पाए। यानी कि अगर एलेक्स और बाकी लोग फ्लाइट 180 से ना उतरते तो ये सब अभी तक जिंदा ना होते। और लोग कहते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन में एक्सप्लेन करने वाला क्या है, तो यहाँ आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अब ये सब इजाबेला के पास जा रहे थे और इजाबेला इन्हीं के पास आ जाती है। तभी किम की कार का टायर फट जाता है जिससे उनका बैलेंस बिगड़ता है और कार सीधा एक फार्म में जाकर क्रैश हो जाती है। इजाबेला की वैन को कुछ नहीं हुआ था और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए ऑफिसर एक्सीडेंट रिपोर्ट करके हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाता है। इधर इन लोगों को भी कोई चोट नहीं आई थी, सिर्फ यूजीन ही इंजर्ड हुआ था और किम कार में स्टक हो चुकी थी। वह एम्बुलेंस पहुंचती है और यूजीन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। रोरी ब्रायन नाम के लड़के को एक न्यूज़ वैन से टकराने से बचा लेता है और वही न्यूज़ वैन एक रॉक से टकराती है और उसका फ्यूल लीक होने लगता है।
इमरजेंसी टीम किम की कार का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश में उसका एयरबैग एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो भी मर जाती है और उसके हाथ से जो सिगरेट नीचे गिरती है वो उस फ्यूल में आग लगा देती है, जिससे वो न्यूज वैन भी ब्लास्ट हो जाती है और उसके ब्लास्ट की वजह से एक फैन सीधा रोरी के टुकड़े कर देता है। अब वहाँ बचे थे बर्क, किम्बरली और क्लेयर। वो तीनों उस फार्म के मालिक मिस्टर गिबन्स का ट्रक लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हुए किम्बरली को फिर से विजन आते हैं कि क्लैर्जन नाम की डॉक्टर इजाबेला को मार देगी। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। क्लेयर यूजीन को चेक करने जाती है और वो दोनों इजाबेला के पास जाते हैं। यूजीन की बारी भी आ चुकी थी, उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप निकल चुकी थी। इधर उन दोनों को डॉक्टर क्लैर्जन मिल जाती है और वो उसे रोक लेते हैं। इतने में इजाबेला की डिलीवरी हो जाती है। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब वो बच चुके थे। वो ये खबर जाकर क्लेयर को सुनाते हैं। तभी फिर से किम्बरली को एक विजन आता है और उसे पता चलता है कि इजाबेला उस एक्सीडेंट में मरने ही नहीं वाली थी, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला। क्लेयर जल्दी से यूजीन के पास जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वहाँ एक्सप्लोजन हो जाता है और क्लेयर और यूजीन दोनों मारे जाते हैं। तब किम्बरली को समझ आता है कि उसके विजन में उसे और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही दिखाई दे रही है। उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो वहाँ की एम्बुलेंस लेकर सीधा लेक में कूद जाती है और उसके पीछे पीछे बर्क भी कूद जाता है। वो किम्बरली को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो जाती है। उसकी सांसें अब रुक चुकी थी। किम्बरली की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है लेकिन वो दोबारा होश में आ जाती है और सामने उसे दिखाई देती है डॉक्टर क्लैर्जन, जिसने उसे एक न्यू लाइफ दी थी। तो न्यू लाइफ ने डेथ को रोक दिया। अब वो दोनों आराम से जी सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों गिब्सन फार्म पर जाते हैं लंच के लिए। भाव ने पता चलता है कि उनके दोस्त रोरी ने मिस्टर गिब्सन के बेटे डैनियल की जान बचाई थी। ये सुनते ही वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डेथ का रूल पता था और तभी उनका बारबेक्यू ब्लास्ट हो जाता है और ब्रायन को डेथ ले जाती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपको इसकी स्टोरी सेम लगी? पूरी सीरीज में एक भी मूवी की स्टोरी सेम नहीं है। जैसा कि आपने देखा ये मूवी फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और ट्विस्टेड थी। इसमें मेन कैरेक्टर्स को पहले ही मार दिया गया और साइड कैरेक्टर्स को मेन बनाया गया। अब सारी मूवीज़ में एक्सीडेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी स्टोरी सेम है। हर एक मूवी में कई सारे रेफरेंसेस और छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिन्हें लिखने में पता नहीं राइटर्स को कितना दिमाग और टाइम खर्च करना पड़ा होगा। कॉन्सेप्ट तो सभी फ्रेंचाइज का एक ही होता है। कॉन्जूरिंग में सबको पता है कि एड और लॉरेन किसी फैमिली को बचाएंगे। हैलोवीन में सबको पता है कि माइकल सबको मारेगा। फ्राइडे द 13 में सबको पता है कि जेसन किलिंग करेगा। ऐसे ही सबको पता है कि फाइनल डेस्टिनेशन में कुछ लोग एक एक्सीडेंट से बचेंगे। ऑनेस्टली मैं इस सीरीज में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स दे रहा हूँ और अगर इनकी स्टोरी सेम होती तो ट्रस्ट मी मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करता। इतनी स्मॉल डिटेल्स मैं इस मूवी से निकाल रहा हूँ जिसमें सच में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। जितने में ये एक वीडियो बन रही है इतने में 2 वीडियो बन जाती हैं। तो ट्रस्ट मी मुझे पता है कि इसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, फिर भी मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यूज़ की चिंता नहीं है। मैं जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो मैं पहुँचा के ही रहूँगा। ये सीरीज़ पहले नहीं है जिस पे व्यूज़ नहीं आएंगे। इससे पहले भी बहुत सारी सीरीज़ है जिस पे व्यूज़ नहीं आए, फिर भी मैंने वो पूरी की हैं और आगे भी मैं करता रहूँगा। इसके बाद स्क्रीम और 100 सीरीज़ भी आनी है जिनमें हद से ज़्यादा डिटेल्स हैं, तो ये आप उन्हीं सीरीज़ के लिए स्टार्टर समझ लो। तो इस मूवी का बजट था $26 मिलियन और इसने $90.4 मिलियन का बिजनेस किया था, जो कि इसे इस पूरी फ्रेंचाइज की सबसे लोएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनाता है। इसे रिव्यूज़ भी मिक्स मिले थे लेकिन हॉरर फैंस ने इसे बहुत पसंद किया था। इसे 4 बड़े अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था जिनमें बेस्ट हॉरर फिल्म का अवार्ड भी शामिल है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि ये मूवी हॉरर नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे शायद इसके ऊपर एक वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें मैं आपको बताऊं कि हॉरर क्या होता है, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द मूवीज़ जो कि सब हॉरर हैं उन्हें लोग कहते हैं कि ये हॉरर नहीं है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि सिर्फ भूत प्रेत वाली मूवीज़ ही हॉरर नहीं होती। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। क्रैश सीन के लिए असली वुडन लॉक्स को टेस्ट किया गया था लेकिन वो उतना बाउंस नहीं कर रहे थे, तो जो लॉक्स आपने फिल्म में देखे हैं वो CGI वर्क है। पिछली मूवी की तरह इस मूवी का एक्सीडेंट भी एक रियल एक्सीडेंट पर बेस्ड है। 14 मार्च 2002 को रिंगोल्ड जॉर्जिया में 125 कार्स का पाइलअप हुआ था। जिस सैनिटोरियम में क्लेयर रह रही थी वो वही सैनिटोरियम है जिसे हैलोवीन रेजरेक्शन मूवी की ओपनिंग में यूज़ किया गया है। फिल्म में जितने भी न्यूज़ एंकर्स दिखाए गए हैं वो सब असली न्यूज़ एंकर्स हैं। एक सीन में एक पिजन विंडो ब्रेक करके डेंटिस्ट के वेटिंग रूम में आ जाता है। कुछ मिथ्स के मुताबिक अगर कोई बर्ड विंडो से टकराता है मतलब उस बिल्डिंग में कोई मरने वाला है। टिम कारपेंटर पिछली फिल्म में भी था, एक अनक्रेडिटेड एक्स्ट्रा के तौर पर। फाइनल डेस्टिनेशन में कई सारे कैरेक्टर्स के नाम फेमस हॉरर डायरेक्टर्स के नाम पर रखे गए थे। इस फिल्म में किम्बरली कॉर्मन का नाम फेमस हॉरर डायरेक्टर रॉजर कॉर्मन का रेफरेंस है और टिम और नोरा कारपेंटर जॉन कारपेंटर का रेफरेंस है। फॉर्म में टीवी न्यूज़ वैन पर WWED लिखा हुआ था जिसकी फुल फॉर्म है व्हेन विल एवरीवन डाई। इस फिल्म के कई सारे कास्ट मेंबर टीवी सीरीज स्मॉलविल में भी नजर आए थे। ओरिजिनली इस फिल्म में हमें एलेक्स भी नजर आने वाला था लेकिन एक्टर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था जो कि सेटल नहीं हो पाया, इसलिए इस मूवी में एलेक्स को डेड बता दिया गया और उसका डेथ सीन भी नहीं दिखाया गया। ओरिजिनली एलेक्स एक फ्लैश ईटिंग वायरस से मरने वाला था, बिल्कुल कैबिन फीवर की तरह।
पहले टिम के कैरेक्टर की एज 9 साल की होने वाली थी, लेकिन स्टूडियो को लगा कि एक छोटे बच्चे को मरते हुए दिखाना ठीक नहीं लगेगा, इसीलिए उन्होंने टिम की एज 15 साल कर दी। सभी को लगता है कि इस फिल्म के 2 मेन कैरेक्टर्स बच गए और उन्होंने डेथ को चीट कर दिया, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन 3 के एक स्पेशल फीचर डीवीडी एडिशन में एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि किम्बर्ली और बर्क दोनों एक वुड चिपर एक्सीडेंट में मारे गए थे। इसका मतलब इसमें भी कोई नहीं बचा और डेथ की साइकिल को सिर्फ एक न्यू लाइफ ही ब्रेक कर सकती है। ये आइडिया तो पहली फिल्म में गलत साबित हो गया था, जब एलेक्स इलेक्ट्रिक केबल की वजह से टेक्निकली मर के फिर से जिंदा हुआ था, लेकिन बाद में वो दोनों ही मर गए। नोरा ने जो स्वेटशर्ट पहनी हुई थी वो फ्राइडे द 13 में जेसन की मॉम पैमेला वूरिस की स्वेटशर्ट जैसी थी और सबको पता है कि नोरा की तरह पैमेला का सर भी कटा था। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि जब भी यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजे तो आपके पास भी पहुंच जाए, भले ही 1 घंटे बाद भेजे। और लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और फैक्ट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।